लास्ट लेक्चर में हमने रिलायबिलिटी वो पढ़ लिया था, टाइप ऑफ कंट्रोल टूल्स। आज हम पढ़ेंगे रिलायबिलिटी। आज का लेक्चर रिलायबिलिटी भी होगा, ये नया टॉपिक है। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी जो होता है वो होता है क्वालिटी चेंजिंग ओवर टाइम। मतलब जैसे जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी क्वालिटी में जो टाइम के साथ चेंज आता है उसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। और इट इज़ टाइम बाउंडेड फिनोमेना, मतलब ये टाइम पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको टाइम बाउंडेड फिनोमेना बोलते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही ऑप्शन में आता है टिक करने को, ठीक है। और रिलायबिलिटी इज़ probability then an item can perform its intended function without failure for a specified interval and standard condition। मतलब कोई भी आइटम है जिसको हमने जिस काम के लिए वो बनाया गया है, मतलब उसका जो इंटेंडेड फंक्शन है, अगर वो उस इंटेंडेड फंक्शन को, मतलब जिस फंक्शन के लिए उसे बनाया गया है, उसको बिना फेल हुए एक स्पेशल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन दी जाती हैं, जिसमें वो मतलब कंपोनेंट है या फिर प्रोडक्ट है या फिर कोई भी मशीन है, वो जब कोई मशीन खरीदी जाती है, यहाँ पे थोड़ा देख लो, जो कोई मशीन खरीदी जाती है तो उसमें एक चार्ट होता है। उस चार्ट में सब उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन दी जाती हैं कि कौन सी ऑपरेटिंग कंडीशन पे काम करेगा ये। जैसे अगर हम कोई बल्ब ले लें एक एग्जांपल, तो उसमें लिखा रहता है 220 वोल्ट और 100 वाट, ठीक है। तो ये मेनली इसी कंडीशन पे ही वर्क करता है। तो ऐसे ही ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन समझ गए। और इंटेंडेड फंक्शन का मतलब होता है जिस फंक्शन के लिए उसे बनाया गया है। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट है, रिलायबिलिटी के डेफिनीशन के हिसाब से ये प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है रिलायबिलिटी। और ये प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई भी आइटम जो है वो खुद के इंटेंडेड फंक्शन, मतलब जिस फंक्शन के लिए उसे बनाया गया है, उसे बिना फेल हुए मतलब जिस फंक्शन के लिए उसे बनाया गया है बिना फेल हुए स्पेशल कंडीशंस में, जो उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन में है, स्पेशल कंडीशन में बिना फेल हुए वह कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कितने परसेंट उस इंटेंडेड फंक्शन को काम सही से कर पा रहा है, मतलब जिस काम के लिए उसे बनाया गया है स्पेशल कंडीशंस में, स्टैंडर्ड कंडीशन में बिना फेल हुए उस इंटेंडेड फंक्शन को कितने परसेंट कर पा रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी के पता ही होगा, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में या फिर 0 से 100% के बीच में होती है। तो रिलायबिलिटी इसी तरह डिफाइंड होती है कि जो प्रोडक्ट बनाया गया है, जिस फंक्शन के लिए बनाया गया है, उसे वो स्पेशल कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में कितने परसेंट कर पा रहा है, इसे बोलते हैं रिलायबिलिटी। अब अगले देखते हैं। आगे हैं 4 एस्पेक्ट्स ऑफ रिलायबिलिटी। तो 4 एस्पेक्ट ऑफ रिलायबिलिटी में है, पहले नंबर पे आता है कि रिलायबिलिटी के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो ये चार हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो रिलायबिलिटी इज़ ए प्रोबेबिलिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट, मतलब ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्ट फंक्शन नहीं है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है रिलायबिलिटी। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी इज़ बिटवीन 0 एंड 1। 0 से 1 के बीच में ही होगी क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ खास नहीं है। द फंक्शन परफॉर्मेंस फॉर प्रोडक्ट हैज़ टू मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनल डेफिनीशन ऑफ फेल्योर इज़ नीडेड। मतलब इसका क्या है? द फंक्शन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट हैज़ मीट कोई भी अगर प्रोडक्ट है तो उसकी फंक्शनल परफॉर्मेंस को मीट करने के लिए एक फंक्शनल परफॉर्मेंस, मतलब जो प्रोडक्ट है वो जो परफॉर्म कर रहा है जिस भी कार्य को, उसको फंक्शनल परफॉर्मेंस को मीट करने के लिए, मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी जो काम है, जैसे अगर हमने पेन लिया तो उसका काम होगा कि वो सही से लिखे, तो उसका फंक्शनल जो परफॉर्मेंस है वो कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ हम लिख पा रहे हैं उससे, ये होता है पेन का फंक्शनल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि फंक्शनल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट हैज़ टू मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो उसका फंक्शनल परफॉर्मेंस है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहिए। मतलब जैसे अगर पेन है, उसकी लिखने की क्षमता ही नहीं सही है, पता चला 2-2 मिनट में पेन की स्याही ख़त्म हो रही है, या फिर कहीं मोटा कहीं पतला चल रहा है, तो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं हो पा रही, तो उसकी क्वालिटी सही नहीं होगी। तो इसीलिए पहले
जो भी फंक्शन है प्रोडक्ट का वो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट हैं जिनको प्रोडक्ट को मतलब प्रोडक्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाए। और उसके बाद क्या है कि फंक्शनल डेफिनीशंस ऑफ फेल्योर नीडेड, मतलब जो प्रोडक्ट है ऐसा नहीं है कि पता चला कि उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, लेकिन जो कस्टमर है उसको कह रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, या फिर अपनी साइड से कुछ भी बोल दे रहा है कस्टमर, तो इसके लिए फंक्शनल डेफिनीशन फॉर फेल्योर भी नीडेड होती है। मतलब जो फेल है प्रोडक्ट उसकी भी डेफिनीशन होनी चाहिए कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट हो गया तो वो फेल्योर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चाहिए, एक तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट चाहिए, सर्टेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और जो है वो उसको प्रोडक्ट को मीट करना चाहिए, और प्रोडक्ट कब फेल होगा उसकी डेफिनीशन भी होनी चाहिए, एग्जैक्ट डेफिनीशन। ठीक है, एग्जांपल के लिए फेल्योर मींस डिफरेंट थिंग्स फॉर यूज़र के लिए फेल्योर कुछ अलग हो सकता है, और रिपेयर पर्सन जो होता है उसके लिए फेल्योर कुछ अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है, इसी वजह से ऐसा होता है कि कोई चीज़ ऐसी होती है, जब हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि वो बिगड़ चुका है पूरी तरह से, लेकिन अगर हम उसे रिपेयर पर्सन के लिए पास ले जाते हैं तो वो उसे बना सकता है, बना देता है कुछ चीज़ें रिपेयर करके बना देता है। तो फेल्योर का अलग अलग मीनिंग होता है रिपेयर पर्सन और यूज़र के लिए। ठीक है, ये सेंटेंस थोड़े थोड़े ध्यान रखते हैं। और इसके बाद तीसरा चौथा एस्पेक्ट जो है वो डेफिनीशन से क्लियर होगा। तो पहले डेफिनीशन पढ़ लेते हैं रिलायबिलिटी की, उसके बाद तीसरे चौथे एस्पेक्ट पढ़ लेंगे। तो डेफिनीशन क्या है रिलायबिलिटी की? रिलायबिलिटी ऑफ ए सिस्टम की या फिर प्रोडक्ट की कैन बी डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट या फिर सिस्टम विल परफॉर्म ए रिक्वायर्ड फंक्शन अंडर स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग कंडीशंस। मतलब जो अभी पीछे हमने पढ़ा था, रिलायबिलिटी किसी भी प्रोडक्ट या सिस्टम की हम तभी प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है ये, और हम इसे प्रोबेबिलिटी फंक्शन में डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है स्पेशल ऑपरेटिंग कंडीशन में वो कितने परसेंट फुलफ़िल हो पा रही हैं, ये रिलायबिलिटी होती है। ठीक है, और फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक स्पेशल समय अंतराल के अंतर्गत कितनी स्पेशल कंडीशंस में कितने फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है प्रोडक्ट की, वो कितने फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्ट की हैं वो फुलफ़िल हो पा रही हैं, यही रिलायबिलिटी होती है। ठीक है, तो अब इसके बाद एस्पेक्ट पढ़ते हैं, जो रिमेनिंग एस्पेक्ट हैं दो। तो क्या है? इट इम्प्लाइज सक्सेसफुल ऑपरेटिंग ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इसमें पीरियड ऑफ टाइम भी इम्पॉर्टेंट है कि कितने पीरियड ऑफ टाइम में सक्सेसफुल ऑपरेशंस हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद चौथा एस्पेक्ट है ऑपरेटिंग और इन्वायरमेंटल कंडीशन अंडर व्हिच प्रोडक्ट यूज टेक प्लेस आर स्पेसिफाइड, मतलब जिसमें ऑपरेटिंग कंडीशन या फिर इन्वायरमेंट जिस कंडीशन में जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफाइड किया गया है कि इस कंडीशन में वो अपने इंटेंडेड फंक्शन को सही से कर पा रहा है। ये भी ज़रूरी है कि प्रोडक्ट की स्पेशल कंडीशंस या फिर स्पेसिफाई की जाए, या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन को स्पेसिफाई किया जाए। नहीं तो ऐसा होगा कि प्रोडक्ट पता चला प्रोडक्ट जो ख़रीदा है उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हम ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि कहीं कहीं टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में होता है। अब वहाँ पे वो प्रोडक्ट थोड़ी ना सही से काम करेगा, इसलिए हमेशा इसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन स्पेसिफाई होनी चाहिए प्रोडक्ट की। ठीक है, अब इसके बाद कुछ डिस्कशन करेंगे रिलायबिलिटी के बारे में। तो देख लेते हैं। एज डिस्कस्ड अर्लियर रिलायबिलिटी इज़ फंक्शन ऑफ टाइम, रिलायबिलिटी जो होता है वो फंक्शन ऑफ टाइम होता है। तो रिलायबिलिटी को अगर हम आर से डिनोट करते हैं तो आर इज इक्वल टू एफ टी इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब जब प्रोडक्ट जस्ट बना ही है तो 0 टाइम पे 100% रिलायबिलिटी होती है। तो एट टी इज इक्वल टू 0 100% रिलायबिलिटी होगी इनिशियली विदाउट यूज़, कोई भी यूज़ नहीं हुआ इनिशियली जब प्रोडक्ट बना है तब उसकी 100% रिलायबिलिटी होती है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कुछ और पढ़ लेते हैं। नो प्रोडक्ट इज़ गारंटीड विथ 100% रिलायबिलिटी, मतलब हम किसी भी प्रोडक्ट की 100% गारंटी हम नहीं देते हैं कि 100% की गारंटी होती है। टू फंक्शन प्रॉपरली, हाउएवर कंपनी नो दैट
A high reliability is an important part of customer oriented quality and try to build it into the प्रोडक्ट डिज़ाइन। जो भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन होती है उसमें कस्टमर को ये वो कंपनी को ये पता होता है कि हाई क्वालिटी के लिए रिलायबिलिटी हाई होनी चाहिए, तो कस्टमर की वो डिमांड जो है वो पूरी कर पाएगा। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट की 100% रिलायबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकली तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली जो प्रोडक्ट है, जो नया प्रोडक्ट आया है उसकी रिलायबिलिटी 100% है, लेकिन एक्चुअल में 100% रिलायबिलिटी नहीं होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट है कास्ट ऑफ अनरिलायबिलिटी। तो कास्ट ऑफ अनरिलायबिलिटी में कुछ खास नहीं है, इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। फाइंडिंग द कास्ट ऑफ अनरिलायबिलिटी स्टार्ट्स विथ ए बिग पिक्चर व्यू and helps direct cost improvement program by identifying, मतलब कुछ हम आइडेंटिफाई करेंगे केसेस जिसके द्वारा हम डायरेक्ट कास्ट को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, कास्ट ऑफ अनरिलायबिलिटी में तो इसके कुछ अलग अलग वो दिए हुए हैं। तो कास्ट ऑफ अनरिलायबिलिटी पढ़ रहे थे। कास्ट ऑफ अनरिलायबिलिटी में मेनली क्या होता है कि इसमें हम ये देखते हैं कि अगर प्रोडक्ट जो है वो अनरिलायबल हो गया, मतलब उसकी रिलायबिलिटी कम हो गई, तो मेनली कौन कौन सी कास्ट इफ़ेक्ट होंगी, कौन सा कास्ट बढ़ेगी। ठीक है, तो फाइंडिंग द कास्ट ऑफ अनरिलायबिलिटी स्टार्ट विथ बिग पिक्चर, मतलब बहुत बड़े लेवल से हम स्टार्ट करते हैं अनरिलायबिलिटी कास्ट को फाइंड करना विद द एंड हेल्प डायरेक्ट कास्ट इम्प्रूवमेंट। ये जो है कास्ट ऑफ अनरिलायबिलिटी, ये डायरेक्ट कास्ट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में हमारी डायरेक्ट कास्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। और इसको हम जो आइडेंटिफाई करते हैं वो कैसे करते हैं, पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, व्हेयर इज़ द कास्ट प्रॉब्लम, कास्ट की प्रॉब्लम कहाँ है। और इसमें हम जो देखते हैं वो देखते हैं हम व्हाट सेक्शंस ऑफ द प्लांट, मतलब इसमें हम कौन से सेक्शन, प्लांट के कौन से सेक्शन में कास्ट प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कौन से सेक्शन की वजह से अनरिलायबिलिटी बढ़ रही है, ये हम देखते हैं पहले नंबर पे। दूसरा देखते हैं हम क्या, व्हाट मैग्नीट्यूड इज़ द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। इसमें हम ऑल बिजनेस लॉस कॉस्ट्स आर इंक्लूडिंग इन कैलकुलेशन, इसमें हम जितने भी बिजनेस लॉस हुए हैं उसकी सबकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। उसके अगला पॉइंट होता है कि व्हाट मेजर टाइप ऑफ प्रॉब्लम अकर, मतलब मेजर टाइप ऑफ प्रॉब्लम कौन सी अकर हुई हैं वो सब देखेंगे, और इससे क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है कॉस्ट ऑफ अनरिलायबिलिटी। मतलब इसमें हम देखते हैं कि कितनी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी अगर रिलायबिलिटी मतलब है जो वो ना हो, या फिर अनरिलायबिलिटी हो, तो कॉस्ट पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। ये ऐसे ही था थोड़ा सा बताने के लिए, इसमें कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद होता है डिज़ाइनिंग ऑफ रिलायबिलिटी। डिज़ाइनिंग ऑफ रिलायबिलिटी आप पढ़ेंगे तो डिज़ाइनिंग ऑफ रिलायबिलिटी में देखते हैं तो रिलायबिलिटी डज़ नॉट जस्ट हैपन, इट रिक्वायर्स दैट द फॉलोइंग 3 की एलिमेंट्स बी इन प्लेस, मतलब अगर 3 एलिमेंट जो हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं तो रिलायबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी अपने आप नहीं हो सकती, ये है कहने का मतलब। अब ये 3 पॉइंट कौन कौन से हैं ये देखते हैं। ए कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू इंश्योर रिलायबिलिटी, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है, जो मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर है, और जो टॉप मैनेजमेंट है प्रोडक्ट बनाने में, उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो रिलायबिलिटी चाहे, मतलब प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी चाहे उस, तो फिर जो टॉप मैनेजमेंट है उसका कमिटमेंट होना चाहिए, मतलब उसको ये देखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है उसमें रिलायबिलिटी आए। ठीक है, तभी रिलायबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। और सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है कि रिलायबिलिटी पॉलिसी, मतलब एक रिलायबिलिटी पॉलिसी होनी चाहिए हमेशा फर्म के अंदर, या फिर जो भी इंडस्ट्री है उसके अंदर एक रिलायबिलिटी पॉलिसी होनी चाहिए
दैट गोज़ हैंड इन हैंड विथ क्वालिटी पॉलिसी। जैसे क्वालिटी की पॉलिसी होती है वैसे ही रिलायबिलिटी की पॉलिसी होनी चाहिए, और ये क्वालिटी पॉलिसी के साथ साथ चलनी चाहिए। ठीक है। ए philosophy that designs reliability in at any early stage of product। मतलब एक फ़िलॉसफी बन जानी चाहिए प्रोडक्शन इंडस्ट्री में कि डिज़ाइनिंग रिलायबिलिटी के एक फ़िलॉसफी बन जानी चाहिए डिज़ाइन करते समय कि रिलायबिलिटी आए प्रोडक्ट में। जो प्रोडक्ट है उसकी डिज़ाइन स्टेज में ही रिलायबिलिटी आए, ऐसी एक फ़िलॉसफी बननी चाहिए। फ़िलॉसफी मतलब हर समय इसे अपनाया जाना चाहिए कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन स्टेज में ही, अर्ली स्टेज में ही रिलायबिलिटी आ जाए प्रोडक्ट में। ठीक है। तो ये था कि डिज़ाइनिंग ऑफ रिलायबिलिटी कैसे करेंगे। इसके बाद होता है वेज टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो मेनली जो तरीके हैं वो देख लेते हैं। यूज़ प्रूवन डिज़ाइन। जो प्रूव्ड डिज़ाइन है, प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रूव्ड डिज़ाइंस का यूज़ करें। यूज़ द सिंपलेस्ट पॉसिबल डिज़ाइन। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन का यूज़ किया जाए। यूज़ प्रूवन कंपोनेंट्स दैट हैव अंडरगोज रिलायबिलिटी टेस्टिंग। जो भी कंपोनेंट प्रोडक्ट के लगाए जाएँ, प्रोडक्ट में जो कंपोनेंट लगाए जाएँ, ये हमेशा देखा जाए कि वो रिलायबिलिटी टेस्टिंग को सेटिस्फाई करके आए हुए हों। मतलब रिलायबिलिटी टेस्टिंग के द्वारा प्रूव किए गए कंपोनेंट ही प्रोडक्ट में लगाए जाएँ। ठीक है। यूज़ रिडंडेंट पार्ट इन हाई रिस्क एरियाज़। रिडंडेंट पार्ट मतलब जो हाई रिस्क एरिया है वहाँ पे रिडंडेंट मतलब होता है जो अलग से पार्ट हैं जिनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं दोबारा, उनका यूज़ हाई रिस्क एरिया में किया जाए। मतलब जो एक बार जैसे टूट गया तो दोबारा उसको हम एक्सचेंज कर पाएँ मशीन में, तो वहाँ पे ऐसे रिडंडेंट पार्ट लगाए जाएँ। ऐसा नहीं कि पता चला कि हाई रिस्क एरिया है, एक बार प्रोडक्ट का पार्ट टूट गया तो दोबारा मार्केट में मिल ही नहीं रहा, तो वो मशीन ही ख़राब हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ पे हाई रिस्क एरिया है वहाँ रिडंडेंट पार्ट लगाए जाएँ, जो एक्सचेंजेबल पार्ट हों वो लगाए जाएँ। ठीक है। ऑलवेज डिज़ाइन फेल सेफ। जितनी भी डिज़ाइनें हैं उनको फेल सेफ डिज़ाइन बनाया जाए। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से बनाया जाए डिज़ाइंस को। और स्पेसिफाई एंड यूज़ प्रूवन मैन्युफैक्चरिंग मेथड। जितने भी प्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड हैं उनको स्पेसिफाई किया जाए और उन्हीं को यूज़ किया जाए। ठीक है। अब ये थोड़ा देख लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट होगा वो कंपोनेंट से भी मिलकर बना होता है। तो C1 C2 C3 C4 CN ऐसे करके CN तक। C मतलब कंपोनेंट होता है। कोई भी प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट या सिस्टम, वो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम कार ले लेंगे तो कार के कंपोनेंट में क्या है, व्हील आ जाएगा, उसके बाद सीट आएंगी, उसके बाद उसमें बॉडी आ जाएगी, अपर बॉडी, और उसके नीचे गियरिंग सिस्टम आ जाएगा। ये सब कंपोनेंट हैं। इसके बाद जो प्रोडक्ट निकल जाता है वो कार आती है। ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट होगा वो कंपोनेंट से बना गया होगा। अब रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम या फिर प्रोडक्ट विल डिपेंड ऑन रिलायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। जितने भी प्रोडक्ट या फिर सिस्टम होगा जो मेन, उसकी रिलायबिलिटी जो होती है वो उसके कंपोनेंट की रिलायबिलिटी पे डिपेंड करती है। ये याद रखना है कि रिलायबिलिटी जो सिस्टम या प्रोडक्ट की होती है वो उसके कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है। अब इसके बाद अगले लेक्चर में देखेंगे कि फॉर सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है रिलायबिलिटी का। तो अगले लेक्चर में देख लेंगे।